तब यह हॉबिन सबको बताता है कि सॉन्गजुन ने खुद सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसे मारा गया था, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से हॉबिन सभी को 244 और टाइसन की सच्चाई बताता है। तो इसका मतलब 244 जिसका असली नाम जिनहो ली है, उसने सॉन्गजुन को मरवाया है और एक फॉरेनर ने उसे शूट किया था। पर हम लोग कोरिया में हैं, तो आखिरकार कोई कैसे इस सच्चाई को छुपा सकता है? और अब तुम ये कह रहे हो कि अब हम उसकी सच्चाई को सामने लाने वाले हैं जो कि किसी को भी मरवा सकता है। बॉस, आपकी बातों से तो लग रहा है कि 244 तो किसी अलग ही लेवल पर है। तो क्या हम सच में किसी ऐसे की सच्चाई बाहर ला सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आप बुलेट्स को डॉज कर सकते हो? यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम ऐसे बंदे को क्यों गुस्सा दिलाना चाहते हो। क्या तुम सॉन्गजुन की मौत का बदला लेना चाहते हो? क्या तुम भूल चुके हो कि उसने हमारे साथियों के साथ क्या किया था? ताइहॉन और यूनो तो बेड से उठ भी नहीं पा रहे हैं और मांगी का भी बुरा हाल है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें सॉन्गजुन की जगह बदला लेना चाहिए? तो हॉबिन कहता है, मैं उसकी सच्चाई रिवेंज के लिए बाहर नहीं ला रहा हूँ, बल्कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने बहुत सारी घटिया चीजें की हैं जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए और मेरा चैनल भी यही करता है। हॉबिन, तुमने कहा था कि वो मीडिया को कंट्रोल करता है और उसके पास एक असेंबली मैन भी है जो कि उसे सपोर्ट दे रहा है। तो आखिरकार तुम ऐसे पर्सन को कैसे हरा सकते हो? 244 को नहीं पता है कि मैं उसे टारगेट कर रहा हूँ, जिस वजह से अभी के लिए मैं उसके करीब जाने की कोशिश करूंगा और सही वक्त आने पर उसकी सच्चाई बाहर लाऊंगा। तभी हॉबिन घर चला गया होता है और वो शीशे में अपने आप को देखकर ये सोच रहा होता है कि आखिरकार उसके मसल्स अभी तक क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि वो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा है और प्रॉपरली खा भी रहा है, पर फिर भी उसकी बॉडी पर कोई भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार आगे मैं क्या करूंगा। मैंने कहा तो है कि मैं उसकी सच्चाई बाहर लाऊंगा, पर क्या मैं सच में उससे पंगा ले सकता हूँ? मुझे जल्द से जल्द ताकतवर होना होगा और इसमें मेरी मदद सिर्फ सैम डक ही कर सकता है। तो चलो फिर अब उसकी फाइटिंग टेक्निक्स का आखिरी एपिसोड देखा जाए। तो हॉबिन सैम डक की वीडियोस को देखने लगता है और वो नोटिस करता है कि उसने सारे एपिसोड्स देख लिए हैं और सैम डक ने फाइनल एपिसोड अपलोड नहीं किया है, जिस वजह से हॉबिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पास तो सैम डक की कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि अब वो एक बेटर फाइटर नहीं बन पाएगा। तो अगले दिन हॉबिन स्नैपर को बताता है कि अब वो 244 की सच्चाई बाहर नहीं लाएगा, जिस वजह से स्नैपर उससे इस बात का कारण पूछने लगता है, पर हॉबिन के पास कोई जवाब नहीं होता। तो हॉबिन के सामने किम आ जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसे अपने साथ स्नैक्स खाने के लिए जाने के लिए कहने लगता है, पर किम को उसे देखकर बोमी याद आ जाती है, जिस वजह से वो हॉबिन को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है और हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हुआ क्या है। तो हॉबिन को किम को देखकर एमएमए की याद आ जाती है, जिस वजह से वो जिम में चला जाता है ताकि वो लड़ाई के लेसन सीख सके। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग हॉबिन के फैन होते हैं और कुछ लोग किम की वजह से भी उसे जानते होते हैं। तब वहाँ पर उनका कोच आ जाता है जो कि हॉबिन का फैन होता है और जैसे हॉबिन उसे बताता है कि वो वहाँ पर एमएमए सीखने आया है, वैसे ही वो कोच बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हॉबिन को उसके जिम को प्रमोट करने के बारे में पूछते हुए उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो क्या सीखना चाहता है। तब हॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से कोच उसके सामने एक पंचिंग बैग को जोरदार मुक्का मारता है। जब मैं तुम्हारी वीडियोस देख रहा था तब मैंने नोटिस किया था कि तुम्हारी लड़ने की फॉर्म इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिस वजह से मैं तुमसे मिलना चाहता था। और हाँ, तुम्हें अपर कट को ऐसे मारना चाहिए और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम अपने ओपोनेंट को उसके सिर के पीछे ना मारो। तब हॉबिन ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पहले लग रहा होता है कि उसे ताकतवर होने के लिए अब सैम डक के लास्ट एपिसोड की जरूरत नहीं है, पर ये बात सुन के वो उस कोच से प्रेशर पॉइंट्स के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से कोच उसे समझाता है कि प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर मारना रूल्स के अगेंस्ट है और मैचेस में इन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर ऐसी बात है तो आखिरकार हम उन फाइटर्स को कैसे हराएंगे जिनका वेट हमसे ज्यादा होता है? अपने से ज्यादा वेट वाले फाइटर को हराना मुश्किल है और इसी वजह से कंपटीशन में वेट क्लास सेट किया जाता है। तो क्या इसका मतलब एमएमए और फाइटिंग दो अलग अलग चीजें हैं? हॉबिन, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि एमएमए फाइटिंग नहीं है? वैसे तुम्हें ऐसा लग सकता है। मेरे जिम में बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के लोग आते हैं, जैसे कि कोई गैंगस्टर किसी गैंग से बिलोंग करता हो या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि लड़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि वो लोग ये कह सके कि उन लोगों ने जिम वाले लोगों को हराया है। और तुम्हें क्या लगता है कि उन लोगों के साथ क्या होता है?
तो ये सब कुछ सुन के हॉबिन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने तो हमेशा यही सीखा होता है कि अपने अपोनेंट को किसी भी तरीके से हराया जा सकता है। पर वो कोच उसे बताता है कि जिसने भी उसे ये सिखाया है वो एक फ्रॉड है। वो फ्रॉड नहीं है, उसने कहा था कि एमएमए और फाइटिंग अलग चीजें हैं, क्योंकि रिंग के बाहर दुनिया अलग होती है। तब वहाँ के कुछ फाइटर्स हॉबिन पर हंसने लगते हैं और एक फाइटर उसे लड़ने के लिए रिंग में बुलाता है ताकि वो उसे दिखा सके कि दुनिया कितनी अलग है। पर तभी वहाँ पर लोगन आ जाता है जो कि उस फाइटर को बताता है कि हॉबिन जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रिंग के बाहर एमएमए और फाइटिंग दो अलग चीजें हैं। जिसे सुनकर कोच भी हैरान हो जाता है और वो लोगन को ऐसा कहने से मना करने लगता है, क्योंकि इससे एक गलत एग्जाम्पल सेट हो सकती है। तो लोगन कोच को समझाने के लिए उस फाइटर से पूछने लगता है कि क्या जब वो हॉबिन के साथ लड़ने के बारे में सोच रहा था तो क्या वो उस टाइम उसे मारने के बारे में भी सोच रहा था, जिस पर वो फाइटर मना कर देता है। अगर ऐसी बात है फिर तो ये फाइट बिल्कुल भी नहीं है। फाइट कभी भी कहीं भी स्टार्ट हो सकती है और अगर कोई उसे रोकता नहीं है तो एक रियल फाइट तब खत्म होती है जब तक कोई मर नहीं जाता है। तो तुम इस बॉय को एक एमएमए मैच के लिए चैलेंज करना चाहते हो ना, और फिर भी तुम इसके साथ एक रियल फाइट लड़ना नहीं चाहते हो। तो चलो अब मुझे इस लड़के के साथ बातें करने दो। तो कैसे हो लिटिल बॉय? आखिरकार तुम कोरियन कैसे बोल पा रहे हो? पहले तो तुम्हें कोरियन बोलने में काफी दिक्कत हो रही थी ना। मैंने दोबारा से कोरियन सीखी है और हाँ, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। मुझे पता है कि तुम पक्का फाइटिंग टेक्निक सीरीज के फाइनल एपिसोड को ढूंढ रहे हो। तुम ताकतवर होना चाहते हो, पर वहाँ पर कोई फाइनल एपिसोड है ही नहीं, जिस वजह से तुमने जिम में आना डिसाइड किया है। आखिरकार तुम हो कौन? तो हम देखते हैं जैसे ही लोगन इस बात का जवाब देने लगता है वैसे ही वो फाइटर बीच में आ जाता है, क्योंकि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि एमएमए और फाइटिंग किस तरह डिफरेंट है, क्योंकि वो भी पहले स्ट्रीट फाइटर था जिसे एहसास हो गया था कि उसके और एक एमएमए फाइटर की स्किल के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिस वजह से उसे पूरा यकीन है कि एक स्ट्रीट फाइटर कभी भी एक एमएमए फाइटर को नहीं हरा सकता। तब वो फाइटर डिसाइड करता है कि अगर लोगन को अभी भी अपनी बात पर विश्वास है तो वो हॉबिन के साथ बिना रूल्स के लड़ेगा, जिस वजह से लोगन हॉबिन से पूछने लगता है कि क्या उसे यकीन है कि वो एक एमएमए फाइटर को हरा सकता है, जिसके लिए हम देखते हैं हॉबिन तैयार हो जाता है, क्योंकि वो खुद ये चीज पता लगाना चाह रहा होता है और ये प्रूव करना चाह रहा होता है कि उसके टीचर कोई फ्रॉड नहीं है। तब वो लोग लड़ने के लिए रिंग में उतर जाते हैं। यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है और लोगन ने कहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जिस वजह से तुम दोनों एक दूसरे को किसी भी तरह मार सकते हो। और हाँ, तुम दोनों ने इस पर एग्री किया है, जिस वजह से तुम बाद में पुलिस को नहीं बुला सकते। तो फाइट को स्टार्ट करो। तो हॉबिन काफ किक से उस फाइटर पर हमला कर देता है, जिसे देखकर लोगन खुश हो जाता है, क्योंकि हॉबिन की फॉर्म ऐसी होती है जैसे कि उसने उस किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। पर हम देखते हैं उस फाइटर ने उस काफ किक को ब्लॉक कर लिया होता है और वो हॉबिन से पूछने लगता है कि अगर उसे लगता है कि एमएमए डिफरेंट है तो आखिरकार वो एमएमए का मूव यूज क्यों कर रहा है, जिस वजह से हॉबिन उसके मुंह पर घुटना मारता है। पर वो फाइटर उसे भी रोक लेता है, जिस वजह से हॉबिन उसे पंच मारता है और वो फाइटर अपना सिर आगे करके उसके पंच को रोक लेता है। तब सभी लोग ये देख के उस पर हंसने लगते हैं और उस फाइटर को जल्द से जल्द उस फाइट को एंड करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से वो फाइटर हॉबिन को एक जोरदार मुक्का मारता है और उसके मुंह पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी हॉबिन उसके मुंह पर एक जोरदार सिर मारता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब हॉबिन उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिस वजह से वो फाइटर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है और उसे लग रहा होता है कि हॉबिन उसकी गर्दन को पकड़ेगा, पर हॉबिन उसके बालों को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर एक जोरदार घुटना मारता है, जिससे कि उस फाइटर का बुरा हाल हो जाता है। और जैसे ही उस पर अगला हमला करने लगता है वैसे लोगन आकर उनकी लड़ाई को रोक देते हैं। तो चलो है, अब एक दूसरे की रिस्पेक्ट खातिर इस लड़ाई को यहीं रोक दो। तुम दोनों के मूव सच में बहुत कमाल के थे। और हाँ लिटिल बॉय, तुम्हें लड़ता हुआ देखकर तो मुझे किसी की याद आ गई। तो तुम्हें फाइटिंग टेक्निक सीरीज का फाइनल एपिसोड चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें उसे एक कंडीशन पर दे सकता हूँ और वो ये है कि तुम्हें मेरे चूज किए एक फाइटर से लड़के जीतना होगा। और हाँ, लास्ट मैच की तरह वहाँ पर भी कोई रूल्स नहीं होंगे, जिस वजह से अगर तुम उस मैच को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें वो फाइनल एपिसोड दे दूंगा। क्या सच में? तो आखिरकार मेरा अपोनेंट कौन होने वाला है? वो मेरा स्टूडेंट है जिसका नाम किम है। मैं उससे नहीं लड़ सकता क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है और हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो हॉबिन बाहर बैठ के ये सोच रहा होता है कि लोगन पक्का सैम डक है और अगर उसे उससे अगली टेक्निक सीखनी है तो उसे किम को हराना ही पड़ेगा। और उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि क्या वो सच में किम को हरा भी पाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर किम उसे मारेगा तो वो मारा जा सकता है। तब यहाँ बॉमी हॉबिन से मिलने आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो उन दोनों के हाथ एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, जिससे कि वो दोनों शर्माने लगते हैं। और हम देखते हैं बॉमी हिम्मत करके हॉबिन का हाथ थाम लेती है, पर हॉबिन इसके लिए मना करने लगता है। पर तब बॉमी उसे समझाती है कि
अब उनके हाथ पकड़ने का टाइम आ चुका है, जिस वजह से हॉबिन मजाक मजाक में बॉमी को फिर से उस रूम वाले कैफे में चलने के लिए कहते हैं, जिसके लिए बॉमी भी मान जाती है। तब यहाँ किम उन्हें देख रहा होता है और यहाँ हम गायोल का घर देखते हैं। आखिरकार अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों ड्रामा क्वीन बनी हुई हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम्हें प्यार हो गया है। क्या ये फिर से उस कुत्ते हॉबिन की वजह से है? आपको क्या पता क्या होता है प्यार पॉप? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मुझे पता ना होता तो तुम पैदा कैसे होती? और हाँ, अगर मैंने उस कुत्ते को कभी देख लिया तो मैं उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर दूंगा। तब हम देखते हैं उनके घर पर लोगन आ जाता है और यहाँ अगले दिन हॉबिन किम से मिलने चला जाता है, जहाँ पर हॉबिन किम को लोगन की बात के बारे में बताने लगता है, पर किम को उसके बारे में पहले से पता होता है, जिस वजह से हॉबिन किम को झूठ बोलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि किम भी उसके साथ लड़ना नहीं चाहता। हॉबिन, मेरी चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। आखिर क्या तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? हॉबिन, ये इस वजह से है क्योंकि मुझे बॉमी पसंद है। तब हम यहाँ पर लोगन के गायोल के घर आने वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर गायोल लोगन को देखकर बहुत खुश होती है और गायोल के फादर उसे खाना खाने के लिए अंदर बुलाते हैं, जहाँ पर उनका खाना देखकर लोगन को समझ में आ जाता है कि गायोल के फादर दिन ब दिन इतने पतले क्यों होते जा रहे हैं। तो गायोल के फादर ये सब कुछ छोड़ के लोगन के वहाँ आने का काया पूछने लगते हैं और लोगन उन्हें बताता है कि उसे किसी को देखकर अपने पुराने दिन याद आ गए थे। तो यहाँ हॉबिन भी घर पहुँच गया होता है और वो किम की बातों के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि किम ने उसे बताया होता है कि वो उससे पहले से ही बॉमी को लाइक करता है और उससे ज्यादा लाइक करता है, जिस वजह से वो बॉमी को हासिल करके रहेगा। और उसने हॉबिन को ये सब कुछ इसलिए बताया है क्योंकि वो लोग फ्रेंड्स हैं। तो हॉबिन किम से पूछता है कि क्या वो उससे लड़ना चाहता है, पर किम इसका कोई जवाब नहीं देता, जिस वजह से हॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो गया। तो किसका मतलब किम इस वजह से मेरे साथ ऐसे अजीब से बिहेव कर रहा था और मुझे तो इसका कोई आइडिया भी नहीं था। तो इसका मतलब क्या मुझे किम के साथ अब लड़ाई करनी पड़ेगी? क्या मैं उसे हरा भी सकता हूँ? क्या मेरी टेक्निक्स उस जैसे बीस्ट के ऊपर काम भी करेंगी? मैं चाहता था कि किम झूठ बोल के मुझ पर एक फेवर कर दे ताकि लोगन मुझे एक नया मूव सिखा सके, पर इसका अब कोई फायदा नहीं है। तो क्या मैं लोगन को बता दूं कि मैं उसके साथ नहीं लड़ सकता? पर अगर मैं ऐसे हार मान जाऊंगा तो आखिरकार 244 का क्या होगा और उस एविडेंस का क्या होगा जो कि सोंगजुन ने मुझे दिया है? अगर मैं ताकतवर ना बना तो मैं कभी भी 244 की सच्चाई बाहर नहीं ला पाऊंगा। आखिरकार अब मैं क्या करूं? तो यहाँ किम गुस्से में एक पंचिंग बैग को फाड़ देता है और अगले दिन हॉबिन स्नैपर को बताता है कि उसे एक सेकंड हैंड लैपटॉप चाहिए, जिस वजह से स्नैपर हॉबिन को एक नया लैपटॉप खरीदने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। पर हॉबिन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे एक पुराना लैपटॉप खरीदने के लिए कहा होता है, जिस वजह से स्नैपर अलग अलग एप्स के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर सेकंड हैंड सामान मिलता है। पर उसे इस बात का डर होता है कि कहीं उसके साथ वहाँ पर स्कैम ना हो जाए, जिस वजह से हॉबिन इसकी वीडियो बनाने के लिए कहता है ताकि वो स्कैम करने वाले लोगों का पर्दाफाश कर सके। बॉस, मेरे पास एक पुराना लैपटॉप है। घायल, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये तो सेकंड ईयर्स का क्लासरूम है ना। पर छोड़ो, तुम कह रही थी तुम्हारे पास एक ओल्ड लैपटॉप है, तो क्या तुम उसे मुझे बेच सकती हो? हम लोग फ्रेंड्स हैं तो मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, जिस वजह से तुम उसे ऐसे ही ले जाना। सच में? तो फिर मैं तुम्हारे घर आकर उसे ले जाऊंगा। शुक्र है तुम्हें इतनी तो तमीज है। ठीक है, तुम आकर उसे ले जाना। तो हम देखते हैं गयोल के घर के नीचे वो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं जिनसे हॉबिन एमएमए जिम में मिला था, और वो उस फाइटर की बेइज्जती कर रहे होते हैं जो कि हॉबिन से हार गया होता है, जिस वजह से वो फाइटर उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और गयोल उन सभी को वहाँ से भागने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती होती कि हॉबिन के आने से पहले वहाँ पर कुछ गलत हो। आज तक मेरे घर में कोई भी लड़का नहीं आया है, पर रुको जरा, क्या मैंने सच में एक लड़के को अपने घर में इनवाइट किया है? तब मुझे जल्द से जल्द अपने घर को साफ कर लेना चाहिए और ब्रश करके मिनिमल मेकअप कर लेना चाहिए और साथ में फ्रेशनर को भी छिड़क देना चाहिए। तब वहाँ पर हॉबिन आ जाता है जो कि गायोल के घर को देखकर बहुत खुश होता है, पर उसे वहाँ पर एक जानी बेचानी स्मेल आ रही होती है, जिस वजह से गायोल देखती है कि उसने रूम फ्रेशनर की जगह बग स्प्रे छिड़क दिया है, जिस वजह से वो हॉबिन को बताती है कि एक लड़की का घर ऐसे स्मेल करता है और उसे इन सब को इग्नोर करके बैठने के लिए कहती है। तो तुम इस लैपटॉप को मुझे देने वाली हो? क्या तुमने सारी फाइल्स का बैकअप ले लिया? मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी मुझे जरूरत है, और वैसे भी ये मुझे अभी अभी दुआल से मिले। पर फिर भी तुम्हें एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो चलो फिर साथ में देखते हैं। तो हॉबिन गायोल के साथ बैठ जाता है, जिस वजह से गायोल शर्माने लगती है और वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो उस लैपटॉप को किस चीज के लिए यूज किया करती थी। तो गायोल उसे बताती है कि वो उस लैपटॉप को एडिटिंग के लिए यूज करती थी, जिस वजह से हॉबिन गायोल की एडिटिंग की तारीफ करने लगता है और उसे वहाँ पर कुछ वीडियोस दिखाई देती हैं, जिसे वो ओपन कर देता है और वो देखता
है कि वो फाइटिंग टेक्निक सीरीज का फाइनल एपिसोड होता है, जिसमें सैम डक ने सिखाया होता है कि आखिरकार आप किसी को भी कैसे हरा सकते हैं, जिसे देखकर हॉबिन और गयोल पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वो एपिसोड 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। आखिरकार ये क्या चल रहा है गायोल? आखिरकार क्यों? जिस एपिसोड को मैं ढूंढ रहा हूँ वो तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? तो यह हॉबिन गायोल के ऊपर चढ़ जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या वो सैम डक को जानती है, पर तभी गायोल उसे एहसास दिलाती है कि वो लोग ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए हैं, जिस वजह से वो शर्माने लगती है। यहाँ पर तो लगता है कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, क्योंकि अगर ये इससे और ज्यादा आगे बढ़ा तो मैं नाना बन जाऊंगा। तो हॉबिन गायोल के फादर को सिचुएशन समझाने की कोशिश करने लगता है, पर गायोल के फादर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो डंडा लेके हॉबिन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से हॉबिन वहाँ से भाग जाता है। तो हॉबिन के जाने के बाद गायोल के फादर उसे अपने बाल शेव करने के लिए कहते हैं ताकि वो होश में आ सके और ऐसा दोबारा से ना हो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है और काश जो आपने देखा है वो सही में सच होता। ऐसी बात है तो ये वही लड़का है जिसकी वजह से तुम आजकल बहुत ज्यादा परेशान रह रही हो। तुम एक लड़के को अपने दिल से निकाल भी नहीं पा रही हो। जाओ बाहर थोड़ा घूम आओ। तब हम देखते हैं अगले दिन गायोल तैयार होके हॉबिन यू कंपनी के हेडक्वार्टर्स चली जाती है, क्योंकि हॉबिन ने उसे वहाँ पर डिनर के लिए इनवाइट किया होता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। मुझे किसी भी तरह फाइटिंग सीरीज के फाइनल एपिसोड को हासिल करना ही पड़ेगा और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो गायोल, तुम्हें याद है कि कल मैंने तुम्हारे लैपटॉप में फाइटिंग सीरीज का फाइनल एपिसोड देखा था, तो क्या तुम मुझे वो भेज सकती हो? तो ये सुनते ही गायोल को लोगन की बात याद आ जाती है। मैंने इसे फिल्म करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, पर मुझे लगता है कि मुझे इस फाइनल एपिसोड को अपलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, जिस वजह से मैं इसे इस तरह पब्लिक नहीं कर सकता। तो इसलिए गायोल, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी इस एपिसोड को किसी को नहीं दिखाओगी। तो गायोल लोगन से इस चीज का प्रॉमिस कर देती है और हॉबिन को भी इसके लिए मना कर देती है, जिस वजह से हॉबिन उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, पर गायोल उसे समझाती है कि चाहे रीजन जो मर्जी हो, पर वो कभी भी उसे फाइनल एपिसोड नहीं दिखा पाएगी। तो हॉबिन भी इसके लिए माफी मांगता है और वो लोग अपना डिनर एंजॉय करने लगते हैं और गायोल को डिनर करने के लिए कहते हैं। तब यहाँ बॉमी और किम बॉमी के घर के बाहर बैठे होते हैं, जहाँ पर बॉमी किम से पूछने लगती है कि माना वो क्यूट है, पर वो फिर भी उससे मिलने हर रोज क्यों आ जाता है। तब किम इस बात को सीरियसली ले लेता है और बॉमी को बताता है कि वो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, जिस वजह से वो अगले दिन भी उससे मिलने जरूर आएगा। और हम देखते हैं बॉमी ये सुनते ही वहाँ से चली जाती है। क्या हमेशा से ये चीज ऐसी ही थी? क्या मैं हमेशा से इतना पैथेटिक था? तब यहाँ अगले दिन हॉबिन मांगी के साथ लड़ रहा होता है, जहाँ पर मांगी उसे मुक्का मार के एहसास दिलाता है कि चाहे वो फाइटिंग में जितना मर्जी अच्छा हो गया हो, पर वो वेट क्लास के डिफरेंस के कारण जीत नहीं पाएगा। और अगर वो किसी तरह इसका रास्ता ढूंढ भी लेता है, तब भी वो एक MMA फाइटर को नहीं हरा सकता, जिस वजह से मांगी उसे किम से लड़ने से मना करता है, क्योंकि उसे किम के साथ लड़ने का तजुर्बा होता है, जिस वजह से उसे एहसास होता है कि अगर हॉबिन बिना रूल के लड़ाई लड़ेगा तो वो जरूर मारा जाएगा। इसे लड़ने दो मांगी, क्योंकि इसे तब तक एहसास नहीं होगा कि ये एक कचरा है जब तक ये लड़ाई को लड़ेगा नहीं। पर हॉबिन, एक बात याद रखना कि शायद इस लड़ाई के बाद तुम कभी भी कोई नई वीडियो नहीं बना पाओगे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं इस चीज की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। तो हॉबिन बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो कहने लगता है कि अगर उसके पास फाइनल एपिसोड नहीं आएगा तो वो कभी भी किम को नहीं हरा पाएगा। और तब उसकी बातें गायोल सुन लेती है। किम के साथ मेरी लड़ाई को सिर्फ 1 महीना रह गया है, तो क्या मैं सच में उस बीस्ट को हरा भी पाऊंगा? मांगी ने मुझे कहा है कि अगर वहाँ पर रूल ना हुए तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, जिस वजह से ये फाइट बिल्कुल भी वैसी नहीं होने वाली जैसी मैंने आज तक लड़ी है। पर आखिरकार लोगन ऐसा क्यों चाहता है कि मैं किम के साथ लड़ूं? क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? तो हॉबिन को एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ वो दिन आ चुका होता है जब किम और हॉबिन की लड़ाई होने वाली होती है। क्या सच में? तो इसका मतलब जो आपने पास्ट में किया था वो सब कुछ भी सही था? तो लोगन कहता है, मेरे पास्ट को इस तरह लाना बंद करो। और हाँ, फाइटिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, बस तुम्हें इसका एहसास नहीं है। और देखो, लगता है यहाँ पर कुछ फैंस आ भी चुके हैं। हर एक फाइट को ऑडियंस की जरूरत होती है, तो यहाँ आने के लिए थैंक यू। तब हम देखते हैं ताइहोन किम के पास आ जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर हॉबिन को कुछ भी हुआ तो वो उसे मार डालेगा। और तब हम देखते हैं हॉबिन भी ग्रैंड एंट्री करता है। तो स्नैपर किम को देखकर हॉबिन से पूछने लगता है कि क्या वो उसके साथ सच में लड़ेगा, जिसके लिए हॉबिन हाँ कहता है, क्योंकि वो एक बार इस चीज को ट्राई करना चाह रहा होता है। और हम देखते हैं हॉबिन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट इस वजह से होता है क्योंकि गायोल ने उसे फाइटिंग टेक्निक सीरीज
इसका फाइनल एपिसोड सेंड कर दिया होता है। ये कोई एमएमए का मैच नहीं है, बल्कि ये एक नोबल और सैक्रेड फाइट है जिसके अंदर कोई भी रूल्स नहीं है और यहाँ पर कोई भी रेफरी नहीं है। तो इसलिए मुझे दिखाओ कि ट्रू फाइट कैसी होती है, जिसके जरिए मैं ट्रू फाइट की ब्यूटी देख सकूं। तो चलो फिर, अब एक दूसरे को फाड़ने का वक्त आ चुका है। तो यह स्नैपर मांगी से पूछने लगता है कि क्या हॉबिन इस फाइट में सही रहेगा, जिस वजह से मांगी उसे बताता है कि वो मर सकता है और स्नैपर उस लड़ाई को रोकने की बात करने लगता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी किम के साथ लड़ाई की है और मुझे उसके बारे में एक चीज पता है कि चाहे वो दिखने में टफ लगता हो, पर अंदर से वो बहुत अच्छा इंसान है। तब यहाँ हॉबिन किम को मुक्का मार देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि किम उस मुक्के को डॉज नहीं कर पाया होता। मुझे लगा था किम कि तुम्हारी जैसा एक अच्छा बंदा कभी भी एक फ्रेंड को नहीं मार सकता। तब हम देखते हैं किम और हॉबिन लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा होगा। इस फाइट के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नफरत नहीं है। तो आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला कैसे कर पाएंगे? ये कोई फाइट नहीं है, बल्कि या तो बस दो सॉफ्टीज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो लोगन, इसे देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा ना? तो लोगन को उस फाइट को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसके लिए फाइट एक नोबल परस्यूट होती है, पर वो दोनों उस तरह नहीं लड़ रहे होते जैसा लोगन चाह रहा होता है। आखिरकार इस टाइम मैं कर क्या रहा हूँ और आखिरकार क्यों मैं हॉबिन के साथ लड़ रहा हूँ? क्या ये सब कुछ बॉमी की वजह से है? क्या इस लड़ाई के जीतने के बाद सब कुछ चेंज हो सकता है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि फिर से सब कुछ ब्लैक हो गया है। मेरा चाइल्डहुड ऐसा था जहाँ पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मेरी पूरी फैमिली मर गई थी, जिस वजह से मेरी दुनिया से सारे कलर्स गायब हो गए और मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। तब मुझे एक जगह जाना पड़ा जो कि मेरे मॉम साइड के दूर के रिलेटिव थे और वो लोग मेरे पैसों के पीछे थे। पहले मुझे लगा कि शायद वो आंटी बहुत अच्छी हैं, पर बाद में उन्होंने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया और मुझे खाना भी नहीं दिया, जिस वजह से जीने के लिए मैंने उनके बेटे चांद की हर एक बात मानी। पर तभी मेरी जिंदगी में बॉमी आ गई, जिसके आते ही मेरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हो गई और इसी ने मुझे चांद की गुंडागर्दी से बचाया। वो मेरे वर्ल्ड के एकलौती लाइट की सोर्स थी और मेरा पहला प्यार थी। मैंने उसे 6 सालों तक पसंद किया था, पर मैं उसे कभी भी ये बता नहीं पाया कि मैं उसे पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं उसे बता दूंगा तो मेरी दुनिया से वो लाइट चली जाएगी। पर मुझे इस बात का पूरा एहसास था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, पर मैं उसके लिए कभी भी अपनी फीलिंग्स को नहीं बदल पाऊंगा। तब मैंने जीने के लिए सब कुछ किया और वो हर काम किया जो कि मुझे दिया गया था, जिस वजह से मुझे तायहॉन के साथ लड़ना पड़ा और मैं हार गया। तब उसके बाद जब मैं हार के चांद के पास वापस गया तो उसने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया, जिस वजह से मैं फिर से अकेला हो गया। पर मुझे फिर से बॉमी दिखाई दी, जिस वजह से मेरे अंदर उम्मीद की किरण जाग गई और मैं वापस लोगन के पास चला गया ताकि मैं उससे एमएमए सीख सकूं और इतना काबिल बन सकूं कि मैं बॉमी जैसी लाइट का हकदार बन सकूं। पर आखिरकार उस सब का क्या फायदा हुआ? आखिर में तो मुझे हार ही माननी पड़ी ना, क्योंकि बॉमी तो हॉबिन को पसंद करती है और हॉबिन भी उसे बहुत पसंद करता है। तो क्या मुझे बॉमी को छोड़ देना चाहिए? पर आखिरकार क्यों मुझे सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा? मैंने उसे पहले पसंद किया था और मैं उसे इससे ज्यादा पसंद करता हूँ। वो मेरी लाइट है और मैं उसी की वजह से जी रहा हूँ। तो हॉबिन, बॉमी मेरी है, जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ जरूर लड़ूंगा और अगर तुम जीत गए तो मैं बॉमी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगा, पर अगर मैं जीत गया तो तुम्हें बॉबी को भूलना ही पड़ेगा। तो लॉगिन ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि किम लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वो स्ट्रीट फाइट से किम को सिखाना चाह रहा होता है ताकि वो वर्ल्ड स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो सके। पर वो नोटिस करता है कि हॉबिन के पंच की वजह से किम की आंख से खून निकल रहा होता है। लगता है तुम्हारा कुछ ज्यादा खून निकल रहा है, और अगर ये मैच होता तो रेफरी ने अभी तक ये मैच रोक देना था, पर यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी फाइट का एक पार्ट है। किम, जो तुम चीजें कह रहे हो तुम्हारा वो करने का कोई मन नहीं है और मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी इसे महसूस किया है। पर मैं भी इस लड़ाई को नहीं छोड़ सकता और ये सब कुछ सिर्फ बॉमी की वजह से नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि मैं सिर्फ इस लड़ाई को जीतकर ही हासिल कर सकता हूँ। तो चलो अब तब तक लड़ते हैं जब तक तुम अपने दिल को हल्का नहीं कर लेते। तब किम हॉबिन को एक जोरदार पंच मारता है और उसे समझने के लिए उसे थैंक यू कहता है। आखिरकार ये क्या चल रहा है? मैं ना ही इसके हमलों को रोक पा रहा हूँ और ना ही इसके हमलों को डॉज कर पा रहा हूँ, जिस वजह से मेरे पास सिर्फ एक ही चारा है कि मुझे इस लड़ाई से बाहर भागना होगा। मैं इतना ज्यादा ताकतवर बन गया हूँ, पर ये तो फिर भी मेरे से कितना ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से मुझे वो लड़ाई याद आ रही है जब मैं पहली बार तायहॉन के साथ लड़ा था। इसे देखकर मुझे फील हो रहा है
कि हम दोनों के स्किल में कितना गैप है। तब मांगी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहा होता है, जिस वजह से स्नैपर उसे कहने लगता है कि किम के टैलेंट से इम्प्रेस होने का अभी टाइम नहीं है, क्योंकि इस टाइम हॉबिन खतरे में है। जिस वजह से मांगी उसे समझाता है कि वो किम से नहीं बल्कि हॉबिन से इम्प्रेस है। हॉबिन से तो मैं भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि इस बार वो फिर से हमें कुछ नया दिखाने वाला है। जरा किम को ध्यान से देखो, उसकी चोट में से बहुत सारा खून निकलता जा रहा है, जिस वजह से उसकी एक साइड से देखने की क्षमता कम हो रही है। और हॉबिन को इस बात का पता है, जिस वजह से वो किम के हमलों से बचने के लिए बार बार उसके ब्लाइंड स्पॉट्स में जा रहा है। मुझे नहीं पता कि वो ये जानबूझ के कर रहा है या फिर ये एक कोइंसिडेंस है, पर मुझे इस बात का यकीन है कि हॉबिन को किम से ज्यादा स्ट्रीट फाइट का एक्सपीरियंस है। ओह, अब मुझे समझ में आया। इस चोट से तो एमएमए मैच में तो टेक्निकल नॉकआउट डिक्लेयर हो जाता, पर स्ट्रीट फाइट में ऐसी चोट लगना कॉमन है, जिस वजह से हॉबिन अटैक को ब्लॉक करते हुए उस पर हमला कर सकता है। सही कहा, जिस वजह से अगर वो इसी तरह हमलों को डॉज करता रहेगा तो शायद वो एक एमएमए फाइटर को हरा दे। पर इस टाइम वो किम के साथ लड़ रहा है, जिसे पहले से ही एहसास हो गया है कि हॉबिन क्या कर रहा है, और इसी वजह से वो कॉर्नर में चला गया है ताकि हॉबिन उसके ब्लाइंड स्पॉट्स में ना जा सके। और अब वो हॉबिन के अटैक्स को उसी स्ट्रेटेजी से काउंटर कर रहा है जैसा कि वो एक मैच में करता है। तब किम फिर से हॉबिन को एक जोरदार मुक्का मारता है। लगता है मुझे सैम डक की नई टेक्निक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब गायोल ने मुझे वो फाइनल एपिसोड भेजा था, पर उसने मुझे बस उसका फर्स्ट पार्ट ही भेजा था, जिसमें सिर्फ फाइनल एपिसोड की झलक थी। और उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि सैम डक एक फ्रॉड है, क्योंकि वो टेक्निक इतनी ज्यादा सिंपल थी कि मुझे तो उसका प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं थी। पर अभी मेरे पास सिर्फ वही टेक्निक है जिसके जरिए शायद मैं किम को हरा सकता हूँ, क्योंकि मेरी बाकी टेक्निक्स तो किम पर काम ही नहीं कर रही है। तो इसलिए अगर मुझे अब किम को हराना है तो मुझे उसके पीछे जाना पड़ेगा। तब हम देखते हैं हॉबिन किम के पीछे चला जाता है और उसके ऊपर चौक का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से लोगन हॉबिन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। पर लोगन को पता होता है कि किम उस चौक को बड़ी आसानी से तोड़ सकता है, जिस वजह से हम देखते हैं किम उसकी कैद से आजाद हो जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। तब मांगी उस लड़ाई को रोकने के लिए आगे जाने लगता है, क्योंकि अगर किम उसे उस पोजीशन में नीचे फेंकेगा तो वो परमानेंटली डिसेबल हो सकता है। पर तभी हम देखते हैं हॉबिन अपने हाथों से किम की आंखों को स्क्रैच कर देता है, जिससे कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। इस वीडियो में फाइनल एपिसोड की सिर्फ झलक है, पर इसे सिखाने से पहले मैं तुम्हें एक वार्निंग दे देता हूँ। ये टेक्निक बहुत ज्यादा डेंजरस है, जिस वजह से तुम इसका तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक तुम बहुत बड़ी मुसीबत में ना हो। ये टेक्निक चाहे आने वाली चीज का छोटा सा हिस्सा ही क्यों ना हो, पर ये टेक्निक उन सभी टेक्निक से काफी अलग है जो मैंने आज तक तुम्हें सिखाई है। ये टेक्निक हर किसी पर काम करेगी, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे ओपोनेंट का जेंडर, एज या फिर स्किल लेवल क्या है। तो इसलिए तुम्हें इस टेक्निक में अपने दोनों हाथों से अपने अपोनेंट के कान पर क्लैप करना होगा। तुम्हारे ईयर्स सिर्फ सुनने में तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, बल्कि वो तुम्हारी बॉडी का बैलेंस भी बना कर रखते हैं, जिस वजह से अगर तुम उन पर हमला करोगे तो तुम्हारे ओपोनेंट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। एमएमए फाइटर्स चाहे सुपर ह्यूमंस लगते हो, पर फिर भी वो लोग नॉर्मल ह्यूमंस ही हैं, जिस वजह से वो बिना बैलेंस किए लड़ नहीं पाएंगे। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम अपनी कानों पर भी हमला करके इस चीज को फील कर सकते हो। तो हॉबिन के हमला करने से किम का बैलेंस बिगड़ गया होता है और वो फाइनल एपिसोड की अगली टेक्निक से किम के ऊपर हमला करने लगता है, पर किम अपने आप को संभाल के उसे एक मुक्का मार के जमीन में गाड़ देता है, जिससे कि हॉबिन का भी सिर चकराने लगता है। और जैसे ही किम फाइनल वार करने के लिए हॉबिन की तरफ बढ़ता है, वैसे ही ताइहॉन आके उसके मुंह पर एक लात मारता है और उसे याद दिलाता है कि उसने उसे क्या धमकी दी थी। मैंने साफ साफ कहा था कि फाइटिंग एक नोबल परस्यूट है, तो आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरे वर्ड्स को सीरियसली नहीं लिया है? तो यहाँ किम के जिम के कुछ लोग फिर से गायोल के घर के बाहर सिगरेट पी रहे होते हैं और वो लोग अभी भी उस फाइटर का मजाक उड़ा रहे होते हैं जिसे हॉबिन ने हराया होता है। तब गायोल भी कचरा फेंकने के लिए बाहर आ जाती है और अपने फादर को बता रही होती है कि आज कचरा फेंकने की उनकी बारी थी। पर तभी वो फाइटर गायोल के बाल पकड़ लेता है, क्योंकि पिछली बार गायोल ने उन पर चिल्लाया होता है। तब वहाँ पर गायोल के फादर भागते भागते आ जाते हैं और उन लोगों को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कह रहे होते हैं। तब यहाँ ताइहॉन और लोगन एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी किम उन्हें रोक देता है। मैं ये सब कुछ और नहीं करना चाहता, क्योंकि इस टाइम तो मुझे खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने सच में बहुत बुरा काम किया है, क्योंकि मैं सच में बहुत ज्यादा पैथेटिक हूँ, तो इसलिए मुझे माफ कर देना हॉबिन। तब लोगन को इसमें बिल्कुल मजा नहीं आता और हम देखते हैं यहाँ लोगन हॉबिन को अपने घर ले गया होता है और जैसे ही वो उठता है वैसे वो देखता है कि उसने और लोगन ने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। आखिर का यहाँ पे चल क्या रहा है और तुमने मेरे साथ किया क्या? लगता है तब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया था क्योंकि किम ने तुम्हें नॉकआउट कर दिया था, और हाँ, मैंने जितना
जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा ताकतवर निकले, क्योंकि अगर कोई रेगुलर पर्सन वहाँ पर होता तो वो तो अब तक हॉस्पिटलाइज हो चुका होता। तो इसका मतलब मैं हार गया हूँ। बिल्कुल सही कहा। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम किम को हरा दोगे तो मैं तुम्हें वो फाइनल एपिसोड दे दूंगा, पर अब तुम्हें उस एपिसोड को भूलना होगा। नहीं, प्लीज मुझे वो फाइनल एपिसोड दे दीजिए। मुझे पता है कि मैं बिल्कुल शेमलेस बिहेवियर कर रहा हूँ और मेरा उस फाइनल एपिसोड के ऊपर कोई हक नहीं बनता है, पर फिर भी मुझे वो एपिसोड चाहिए। कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन्हें मुझे एक्सपोज करना है और उसके लिए मुझे पावर की जरूरत है, जिस वजह से मुझे उन एपिसोड्स की बहुत जरूरत है ताकि मैं उन्हें हरा सकूं। लगता है अब मुझे मजाक करना बंद कर देना चाहिए। चलो बच्चे, क्या तुम एक स्टोरी सुनना चाहोगे? ये तब की बात है जब मैं यंग था और 7वें आसमान पर था। ग्रेसिया फैमिली में मैं ही एक ऐसा पर्सन था जो कि सबसे ज्यादा मुश्किलों में पड़ता था। मुझे फाइटिंग बहुत ज्यादा पसंद थी, जिस वजह से मैंने कई बार गैंग से दुश्मनी भी मोल ली है, और ये इस वजह से था क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं लगता था। हम लोग जीने के लिए लड़ते थे और अपनी लाइफ इसलिए खतरे में डालते थे ताकि हम दूसरों से अपना सर्वाइवल छीन सके। मेरे लिए फाइटिंग मेरा रिलीजन था और स्ट्रीट फाइट वो थी जिन पर मुझे विश्वास था। मैं एक जनरल था जो कि अपने साथियों को बैटल में लेकर जाता था और एक ऐसा किंग था जिसे किसी चीज का भी डर नहीं था। पर उसके बाद एक दिन किसी ने मुझे चैलेंज किया क्योंकि मेरे एक बंदे ने उसकी बेटी के बाल पकड़े थे, और उस दिन पहली बार मैं उस एशियन गाय से मिला। और लगता है तुम्हें इसके बारे में पहले ही एहसास हो चुका है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो तो इंसान है ही नहीं, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि कोई ऐसा पर्सन भी एग्जिस्ट करता है जो कि मुझसे ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से मुझे सब कुछ समझ में आ गया। और उसी पर्सन ने मुझ जैसे स्ट्रीट फाइटर को MMA रेकमेंड किया। मैं कोरिया उसे ही ढूंढने आया था, पर ये आसान बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि वो एक स्पेशल फोर्स यूनिट में था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, और साथ में मुझे उसकी बेटी का नाम पता था, जिस वजह से मैंने आखिरी में उसे ढूंढ लिया। और जब मैंने उसे देखा तब मैं उसे देखकर शॉक हो गया क्योंकि कुछ होने की वजह से वो बिल्कुल बदल चुका था, और फिर भी मैं उसे एक ही झलक में पहचान गया क्योंकि जो पर्सन एक बार अपनी ऊंचाइयों को छू लेता है वो उस चीज को कभी नहीं भूलता जिस चीज ने उसे ग्रेट बनाया हो। तो यहाँ हम देखते हैं हॉबिन ग्योल के फादर के पास पहुँच गया होता है, जहाँ पर उन्होंने उन लोगों का बुरा हाल कर दिया होता है जो कि गायोल को तंग कर रहे थे, जिस वजह से हॉबिन को उन्हें देखकर एहसास हो जाता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि सैम डक ही है। तब सैम डक हॉबिन के वहाँ आने का कारण पूछने लगता है, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं वो हूँ जिसने फाइटिंग टेक्निक सीरीज को देखा है और उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है, तो इसलिए थैंक यू मास्टर। मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। फाइटिंग टेक्निक्स मास्टर, एक सेकेंड, तो ये बात है, आखिरकार कोई तो है जिसने उस सीरीज को देखा है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि स्मॉल फिजिक होने के बावजूद भी तुमने उन मूव्स को सीख लिया है? मास्टर, मुझे आपसे एक मदद चाहिए, प्लीज मुझे सिखाइए कि आखिरकार एक रियल फाइट में कैसे लड़ा जाता है। चुपचाप घर वापस चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ। आखिरकार ऐसा क्यों है? क्या ये उस वजह से है जो उस वक्त हुआ था? उस टाइम मैं गलती से गायोल के ऊपर आ गया था, पर वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो? ये उस वजह से नहीं है, और लगता है लोगन ने भी तुम्हें सब कुछ नहीं बताया है। और वैसे भी अगर तुम्हें पता भी होता तब भी तुम कुछ नहीं कर पाते, तो इसलिए घर वापस चले जाओ क्योंकि मैं दोबारा से फिर से वही गलती नहीं करना चाहता। तो हॉबिन ये सुन के पूरी तरह से टूट जाता है। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो क्या इसका मतलब पहले भी किसी ने फाइटिंग टेक्निक सीरीज को देखा है पर उनकी वीडियोस के ऊपर तो कोई व्यू ही नहीं था? या फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी तरह उन्हें नाराज कर दिया है। तब एक लड़की हॉबिन को बुलाने लगती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिस वजह से हॉबिन को कुछ समझ नहीं आता। और जैसे ही वो उस लड़की से पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो है कौन, वैसे ही वो लड़की उसे गले लगा लेती है और इमोशनल हो जाती है। तभी हॉबिन अपने कंपनी के हेडक्वार्टर्स वापस आ जाता है, जहाँ पर वो सबको बताता है कि उसे एक लड़की से थप्पड़ पड़ा है। पर स्नैपर ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है कि क्या वो लड़की खूबसूरत थी। तो रूमी हॉबिन को पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए कहने लगती है, पर हॉबिन उस लड़की के गले लगने से इतना खुश होता है कि वो ऐसा करना नहीं चाह रहा होता, जिस वजह से रूमी उससे 244 की सच्चाई बाहर लाने के बारे में पूछने लगती है। चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी ऐसा कर देंगे। मैं उसके काफी क्लोज पहुंच चुका हूं और वो बहुत जल्दी मुझसे वो सब कुछ करवाएगा जो कि वो सेओंगजुन से करवाता था, जिस वजह से मैं उनके खिलाफ और सबूत इकट्ठे कर पाऊंगा। तभी हॉबिन
हॉबिन को 244 का मैसेज आता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं 244 उसे किसी से मिलवाना चाह रहा होता है, जिस वजह से हॉबिन 244 से मिलने चला जाता है। तब हम देखते हैं वहाँ पर असेंबली मैन टाइसन आ जाता है, जिसे देखकर हॉबिन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और जोर जोर से चीखते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है। आखिरकार तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? जरा शांत हो जाओ। मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि 244 ने मुझे कहा था कि उसने सियोंगजुन की रिप्लेसमेंट को ढूंढ लिया है और तुम तो एक बच्चे हो। तो हॉबिन और भी ज्यादा नर्वस होने लगता है, जिस वजह से 244 उसे शांत रहने के लिए कहता है और टाइसन को उसके ग्लास में चाय भरने के लिए कहता है। पर तभी हॉबिन गलती से उस चाय को टाइसन के कपड़ों के ऊपर गिरा देता है, जिस वजह से हॉबिन को लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर तभी टाइसन जोर जोर से हंसने लगता है। चिंता मत करो, तुम तो अभी एक बच्चे ही हो। मुझे तो लगा था कि सियोंगजुन की जगह कोई चालाक पर्सन आएगा, पर ये तो एक बच्चा ही है। और ये अच्छी बात भी है कि ये ऐसा है, क्योंकि ये उस घटिया इंसान से तो बेटर ही होगा। हमें शुरू से ही इसके जैसे ही किसी के साथ काम करना चाहिए था। तो 244 वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे कुछ काम होता है और हॉबिन को इसी बात का इंतजार होता है, क्योंकि वो रूमी से रिकॉर्डिंग डिवाइस लाया होता है ताकि वो अपनी और टाइसन की बातों को रिकॉर्ड कर सके। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको और ड्रिंक बना कर दूं? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस आपसे सियोंगजुन के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ 244 अपने साथियों के पास चला गया होता है, क्योंकि उसने उन्हें सियोंगजुन का सारा डाटा इकट्ठा करने के लिए कहा होता है ताकि वो ये जान सके कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, जिससे कि वो लोग बाद में फंस सके। तो 244 का साथी उसे बताता है कि उसने सब कुछ चेक कर लिया है और उन लोगों का भी बैकग्राउंड चेक किया है जो कि उसके फ्यूनरल में आए थे, पर फिर भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार 244 ढूंढ क्या रहा है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि सियोंगजुन काफी आसानी से मर गया है। वो एक स्मार्ट बंदा था जो कि अपना रिवेंज पक्का लेता था, पर फिर भी वो काफी ज्यादा आसानी से मर गया है और इसी वजह से मुझे हॉबिन पर भी शक है। और ये काफी ज्यादा अजीब बात है ना कि उसने सिर्फ एक छोटे से बच्चे को ही पीछे छोड़ा है। पक्का कुछ ऐसा जरूर है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। 244 वापस मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर टाइसन ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली होती है और 244 टाइसन से पूछने लगता है कि आखिरकार वो दोनों किस बारे में बातचीत कर रहे थे, जिस वजह से टाइसन उसे बताता है कि वो लोग सियोंगजुन के बारे में बात कर रहे थे। और हम देखते हैं हॉबिन वहाँ से जाने लगता है, पर तभी 244 उसे रोक लेता है क्योंकि वो ये जानना चाह रहा होता है कि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है, जिस वजह से वो हॉबिन को अपना बैग खोलने के लिए कहने लगता है और हॉबिन डर के मारे कांपने लगता है। चिंता मत करो हॉबिन, मैं तो मजाक कर रहा था, क्योंकि तुम्हारे बैग में आखिरकार हो ही क्या सकता है। आखिरकार क्यों ही तुम यहाँ पर रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर आओगे? आखिरकार तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? हॉबिन, ऐसा कभी मत करना और सियोंगजुन के बिहाफ पर रिवेंज भी मत लेना, क्योंकि तुम लोग इतने भी क्लोज नहीं थे। चाहे ये एक कूल आइडिया लगता हो, पर रिवेंज अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का बहुत ज्यादा चाइल्डिश वे है। तब हम देखते हैं हॉबिन ने टाइसन की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया होता है, जहाँ पर उसने ये भी कबूल किया होता है कि सियोंगजुन अपने आप से नहीं मरा है और उसे मरवाया गया है क्योंकि वो पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने ये रिकॉर्ड कर लिया है। क्या ये वही हॉबिन है जो कि कल तक पागो के सामने जाने से भी डरता था और आज देखो ये क्या क्या कारनामे कर रहा है? तो क्या ये इतना सबूत काफी रहेगा? मुझे नहीं लगता कि 244 की सच्चाई सामने लाने के लिए ये एविडेंस काफी है। तब ताइहोन भी बोलने लगता है कि जो सियोंगजुन ने उसे यूएसबी दी है और अब जो उसने रिकॉर्ड किया है वो 244 की सच्चाई बाहर लाने के लिए काफी होगा, जिस वजह से हॉबिन 244 की सच्चाई बाहर लाने के लिए तैयार हो जाता है और तय करता है कि वो अगले दिन सबको ये बता कर रहेगा। तब यहाँ किम अभी भी हॉबिन और उसकी लड़ाई के बारे में सोच रहा होता है। तो क्या तुम्हें किसी बात का रिग्रेट है? तब किम कहता है नहीं। तब लोगन कहता है लगता है तुम्हारे दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। तो क्या तुमने सबको गुड बाय कह दिया? तब किम कहता है बिल्कुल, और मैंने हॉबिन के साथ भी सब कुछ ठीक कर लिया है, जिस वजह से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अब वहाँ जाऊंगा जहाँ पर सारे मार्शल आर्ट्स का स्टाइल इकट्ठा होता है, जिसका मतलब मेरा यूएस जाना तय है। और ये इस वजह से भी है क्योंकि अब मैंने बॉमी को भूलने का तय कर लिया है। तब यहाँ हॉबिन की लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है। माफ कर देना कि मैं ज्यादा टाइम से लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ, पर आज मैं आपके सामने ऐसी सच्चाई बाहर लाने वाला हूँ जिसे दुनिया से छुपाया गया है। मुझे पता है सियोंगजुन कि तुम एक बुरे आदमी थे, पर मैं कम से कम तुम्हारी मौत की सच्चाई तो सबके सामने ला ही सकता हूँ ना। गाइस, आज मैं आपके सामने जो कुछ कहने वाला हूँ वो 100% ट्रू है। मैं एक ऐसे पर्सन को मेंशन करने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है पर यूट्यूब पर ज्यादा एक्टिव नहीं है और कुछ ऐसा
किस्सा भी बताना चाह रहा हूँ जिससे कि हमारी नेशनल पॉलिटिक्स पर भी फर्क पड़ सकता है। तो हम देखते हैं वो लड़की जिसने हॉबिन को थप्पड़ मारा होता है, वो हॉबिन की स्ट्रीम को देखकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे बेवकूफ कहने लगती है। तो हॉबिन भी सबको बताने लगता है कि सियांगजुन ने सुसाइड नहीं किया था, पर तभी स्नैपर उसे रोक देता है और हॉबिन को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है, जिस वजह से सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उनकी लाइव स्ट्रीम क्रैश हो चुकी होती है। और हम देखते हैं ये इस वजह से होता है क्योंकि वायलेंस की वजह से उनका यूट्यूब अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया होता है। और हम देखते हैं ये सब कुछ 244 और टाइसन की वजह से हुआ होता है क्योंकि टाइसन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके यूट्यूब मैनेजमेंट को फोन कर दिया होता है और वायलेंस की वजह से हॉबिन के चैनल को बंद करने के लिए कहा होता है, जिस वजह से हॉबिन का चैनल डिलीट हो जाता है। क्या आपको शर्म नहीं आ रही है कि आपने एक हाई स्कूलर के अकाउंट को इस वजह से सस्पेंड करवा दिया क्योंकि उसने आपकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था? तब टाइसन कहता है, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने बस ये सब कुछ बच्चों की भलाई के लिए किया है। 244 कहता है, वैसे आप कह तो सही रहे हैं क्योंकि वायरल हिट जो कंटेंट क्रिएट करता है वो वायलेंस और फाइटिंग दिखाता है, जिस वजह से कोई भी आप पर शक नहीं करेगा। तब टाइसन कहता है, ये लड़का तो सच में बच्चा है क्योंकि सियांगजुन को कम से कम ये तो पता था कि ये दुनिया कैसी है, पर इस बच्चे को तो बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि रियल वर्ल्ड होता कैसा है। तब यहाँ स्नैपर यूट्यूब मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता और हॉबिन को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके इतने मेहनत से बनाया हुआ चैनल इतनी आसानी से अब डिलीट हो चुका है। तब यह टाइसन 244 से पूछने लगता है कि आखिरकार अब वो हॉबिन का क्या करने वाला है। और हम देखते हैं 244 ने पहले डिसाइड कर लिया होता है कि अब वो हॉबिन को अपने तरीके से संभालेगा। चलो अब अपने सारे बंदों को इकट्ठा कर लो और मुझे हॉबिन की फैमिली, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, उसके होम रूम टीचर और उसके पेट तक का भी नाम चाहिए क्योंकि अब हमारी बदला लेने का वक्त आ चुका है। और गाइस इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हो।